हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश कुमार। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आप लोग को पढ़ाऊँगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन, सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज। उसके बाद चौथा टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स ही जो हम लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहला इवेंट कौन सा होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये सारे टॉपिक जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लाइफ स्पैन। हम लोग समझते हैं कि लाइफ स्पैन आखिर होता क्या है। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हम किसको कहते हैं? बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है, जो नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड जो होता है बाबू, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइफ स्पैन हम लोग किसको हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेचुरल डेथ पे बात ध्यान रखिएगा। नेचुरल डेथ, जब कोई बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे। अब लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म में बी शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए ही होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जिसके लाइफ स्पैन जो होता है वो हजारों सालों के लिए भी होता है। आगे हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके 1000 ईयर्स लाइफ स्पैन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो उसके साइज से रिलेट नहीं करता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका साइज कितना है और छोटा है या बड़ा है। हो सकता है किसी छोटे ऑर्गेनिज्म का साइज ज़्यादा हो सकता है किसी बड़े ऑर्गेनिज्म का साइज कम हो। ठीक है, तो वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि साइज ऑफ क्रोज एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। अब कौवे का और तोते का साइज जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि लाइफ स्पैन ऑफ क्रोज एंड पैरोट आर नॉट वेरी डिफरेंट बट देयर लाइफ स्पैन शोज वाइड डिफरेंस। ऐसे ही एक और एग्जांपल है मैंगो ट्री और पीपल ट्री। क्या लिखा है? मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री। तो पीपल ट्री के कंपैरिजन में मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब एनसीईआरटी में कोई यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ स्पैन जो है कुछ ऑर्गेनिज्म का वो दिया। याद रखना कि ये अप्रॉक्सीमेट दिया गया है। तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 60 to 90 ईयर्स रहता है। रोज का कितना होता है? 5 to 7 ईयर्स रहता है। इसको आप लोग लिख लेना, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद डॉग का 25 to 30 ईयर्स रहता है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स रहता है। क्रो का 15 ईयर्स रहता है। बनाना ट्री का 25 ईयर्स, काऊ का 20 to 25 ईयर्स काऊ का रहता है। ठीक है, पैरोट का कितना? 140 ईयर्स। देखो अब ये कितने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन इनका लाइफ स्पैन देखो 140 साल है, जबकि क्रो का कितना था? 15 साल ही है। दोनों का यहाँ पे साइज क्या है? सेम है, फिर भी एज डिफरेंस आप देख लो, मतलब कि लाइफ स्पैन आप देख लो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब क्रोकोडाइल का बात करें तो क्रोकोडाइल का कितना? 60 ईयर्स है। हॉर्स का भी 60 ईयर्स है, और बटरफ्लाई का 2 वीक्स होता है। राइस प्लांट का देख ले तो 3 से 4
मंथ होता है इसका लाइफ स्पैन, ठीक है। और टॉर्टोइज का बात करें तो 100 to 150 ईयर्स रहता है। बनाना ट्री का 200 to 300 ईयर्स रहता है। बनाना ट्री का कितना रहता है, 200 से 300 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है। बेनियान ट्री का, बेनियान ट्री का, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ क्या लिखा है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी, नॉट एनी ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है डेथ निश्चित है, मतलब डेथ मरना तय है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो क्या है कि इमॉर्टल है। इस बात का ध्यान रखिए कि नॉट एनी ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, सिवाय किसको, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। किसको छोड़ के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, नॉट एनी ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। अब हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग को लाइफ स्पैन ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है रिप्रोडक्शन को देखेंगे। कुछ आज इंट्रोडक्शन देखेंगे रिप्रोडक्शन को, फिर कल जो है रिप्रोडक्शन को और भी डिटेल में समझेंगे, उसके टाइप्स को अच्छे से समझेंगे। अभी रिप्रोडक्शन में क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या फिर ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यंग वंस को गिव राइज करता है, यानी बर्थ देता है। यंग वंस को ही हम लोग सिमिलर ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। और जो यंग वंस जो होता है वो सिमिलर टू इटसेल्फ होता है। ये एक बात का ध्यान रखिएगा, सिमिलर टू इटसेल्फ, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है। जैसे हम ही लोग मम्मी पापा के कुछ कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते। तो कुछ जो होता है सिमिलर टू इटसेल्फ वो हमको दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख ले कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक नए यंग वंस को बर्थ देता है, यानी गिव राइज करता है, ऑफ स्प्रिंग देता है अपने जैसा सिमिलर टू इट सेल्फ, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या करता है, सबसे पहले ग्रो करता है, फिर मैच्योर करता है, और वो फिर एक नया ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो देर इज साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो ये साइकिल चलते रहता है। पहले भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर वो डेथ हो जाता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूटी जो है ना, ये चलते रहता है। अब नीचे क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी स्पीसीज के को कंटिन्यूटी रखता है, जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन को इसमें कंटिन्यूटी बना के रखता है। कौन, रिप्रोडक्शन बना के रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि देर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म एंड मल्टीप्लाई टू एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। कि देर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा में क्या है कि लार्ज डाइवर्सिटी है। और हर एक ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, अपने मैकेनिज्म के उसमें इवॉल्व हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है, और वो फिर वहाँ से फिर क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है, और उससे कुछ इंटरनल फिजियोलॉजी और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिस बात पे रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पे बताया गया कि बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके आधार पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स। और वो दो टाइप्स कौन कौन से, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो आइए हम लोग समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, जब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इन्वॉल्वमेंट गैमेट फॉर्मेशन का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, जब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हुआ सिंगल पेरेंट से विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो फाइनली इसका जो हमको डेफिनेशन याद रखना है कि व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, दैट रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि व्हेन टू पेरेंट यानी अपोजिट सेक्स का मतलब क्या है कि एक पेरेंट जो होगा वो मेल होगा और दूसरा पेरेंट जो होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, तो अपोजिट सेक्स का मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट मेल हुआ, दूसरा पेरेंट क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। ठीक है, तो व्हेन टू पेरेंट्स यानी अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जब दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट का भी फ्यूजन होगा, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो एक बार और डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन टू पेरेंट्स यानी अपोजिट सेक्स मैं आपको समझा दिया हूँ कि एक मेल पेरेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, फीमेल पेरेंट रहेगा। पार्टिसिपेट करेंगे किस में, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, और उसमें इन्वॉल्व होगा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होगा, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो फाइनली हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या याद रखना है कि जब when two parents यानी opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे। अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।